तो दोस्तों वांगलिंग क्या द मोस्ट रूथलेस बंदा है? मुझे नहीं लगता। कई लोगों का ऐसा मानना है कि पूरे दोंगा यूनिवर्स के अंदर में जो सबसे मोस्ट रूथलेस एमसीएम लोगों को नजर आता है वो कोई और नहीं बल्कि वांगलिन है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। हाँ, हम लोगों ने वांगलिन को जितनी बार भी मारते हुए देखा वो बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। लेकिन क्या ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को वांगलिन के अंदर नजर आती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हम लोगों को कई सारे दोंगा सीरीज के अंदर में ऐसे मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है जो कि अपनी एनिमी के ऊपर में बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते हैं। बस उनका दिखाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बीटीटीएच के शुएन को ले सकते हैं जिसने अपने ओपोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल यूशन को उसने काफ़ी रूथलेसली मारा। लेकिन क्या तुम्हें एक टाइम के लिए भी लगा कि वो वांगलिन जितना रूथलेस है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसको जो दिखाने का नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था। वहाँ के जो ऑडियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा वो लोग चाइल्डिश टाइप के लेते हैं और वांगलिन की जो ऑडियंस है उससे थोड़ा सा मच्योर, जिस वजह से दोनों के बीच में जो दिखाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जिस वजह से हम लोगों के नज़र में एक चीज़ बन गया कि वांगलिन सबसे ज़्यादा रूथलेस बंदा है। इनफैक्ट नॉवेल्स के अंदर में भी हम लोग को वांगलिन को इस तरीके से दिखाया जाता है जिस वजह से हम लोगों के सामने एक पट्टी बन गई कि सिर्फ वांगलिन ही एक रूथलेस बंदा है। हम लोगों के साथ साथ वांगलिन खुद को भी रूथलेस समझने लगा है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा कि वांगलिन ने अपनी ज़िंदगी में कई सारे अनगिनत लोगों को मारा है जो कि सभी के सभी उसके एनिमीज थे और उन सभी को मारने दौरान कभी भी वांगलिन को गिल्टी फील नहीं हुआ, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगा कि किसी की भी जान लेना वांगलिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस वजह से उसने एक और जिंदगी को दांव पर लगा दिया और इस दौरान वो यहाँ पर इतना बुरा फंस चुका है कि उसे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि वो ली मू वान को याद कर रहा है कि अगर वो यहाँ पर होती तो वो क्या डिसीजन लेती, आखिर वो कैसे वांगलिन को यहाँ पर गाइड करती। अब तुम लोग सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी सिचुएशन में यहाँ पे फंस चुका है। और यहाँ पर मैं किसी और की नहीं बल्कि जोरू के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर वांगलिन लिटरली हार चुका है क्योंकि जब पिछली बार हेवन मैसेंजर आया था तो वहाँ पर उसने अपनी किस्मत को टक्कर दे दी थी। लेकिन इस दौरान यहाँ पे वो जो समय है वो वहाँ पर वांगलिन के साथ में खेल खेल चुका है। तो जैसे ही वांगलिन शू लीगुओ की उस सोल की गर्लफ्रेंड को वो अपने पोटली के अंदर में डाल देता है, उसे डालने के बाद वांगलिन ने निकाला पगोडा को। पगोडा निकालने के बाद ही उसके अंदर से जोरू दौड़ती हुई आती है और कहती है कि आप काफ़ी बुरे अंकल हो क्योंकि आपने अब तक मुझे खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल फूड्स दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वहाँ पे लिटिल वाइट ने भी इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाया, हम लोगों ने मीट की सुगंध तक वहाँ पे नहीं सूंघा। मैं इसे खा खा के वहाँ पर बोर हो गई हूँ। इसके साथ साथ वहाँ पे जोरू थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए ये भी बताती है कि आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे एक बड़ा टाइगर पकड़ के दोगे, लेकिन अब तक आपने उस वादे को भी पूरा नहीं किया। इस छोटी सी बच्चे की इन हरकतों को देखकर वांगलिन वहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ नजर आया। इनफैक्ट उसके माथे से पसीना भी छूटने लगा। उसने इतने इतने पावरफुल कल्टिवेटर्स के साथ में लड़ाई की, उसका एक पसीने का बूंद तक नहीं टपका। लेकिन जब ये लड़की कंप्लेन कर रही है तो यहाँ पर वांगलिन टेंशन ना गया है, जिसके बाद ही वांगलिन वहाँ पे कहता है कि ठीक है, हम जल्द से जल्द अभी चलेंगे एक टाइगर को पकड़ने के लिए। इसे सुनने के बाद वहाँ पर जोरू काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। जैसे ही वो लोग प्लान बना रहे थे कि वो लोग जाएंगे, तभी वहाँ पे जोरू एक बात बोलती है और अब यहीं से वो ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट स्टार्ट होता है। इसके बाद ही जोरू वहाँ पे वालिद से कहती है कि अंकल, मेरे सपने के अंदर में एक बड़ी दीदी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं उन्हें बार बार आपके साथ देखती हूँ। उन्हें देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगता है। मुझे मानो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे शरीर के अंदर है। अंकल, मैं कहीं मॉन्स्टर तो नहीं हूँ? मुझे आगे चलकर कुछ हो तो नहीं जाएगा? तो वांगलिन इस बात को सुनकर इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो समझ नहीं पाया था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो वहीं पर वांगलिन इस चीज़ को जल्दी से जल्द ठंडा करने के लिए वो वहाँ पर कह देता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं हो। इसके बाद ही वहाँ पर जोरू हल्का सा घबराते हुए वांगलिन के कपड़ों को पकड़ लेती है और वहाँ पे घबराई हुई थी और तभी उसी दौरान वो कहती है, अंकल, वो जो बड़ी दीदी मुझे सपनों में नजर आती है उसी तरीके के मैंने एक इंसान को अपने शरीर के अंदर देखा है जो बैठी हुई है। कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं ना जाएगा? अंकल, मैं कहीं मॉन्स्टर तो नहीं हूँ? इन सभी बातों को सुनकर वांगलिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होने लगा कि वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके चेहरे के इमोशंस लिटरली वहाँ पे चेंज हो रहे थे क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ गौर किया कि वांगलिन कितना भी बुरा सिचुएशन में फंसे, उसके इमोशंस हमेशा कोल्ड रहते हैं और वो काम रहता है। लेकिन इस दौरान उसके इमोशंस काफ़ी तेज़ी से बदल रहे थे और वो समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पर करे क्या। तभी वो वहाँ पे सोचने लगता है कि लास्ट टाइम जब उसने लीमुवान की सोल को उस प्रेग्नेंट औरत के अंदर में डाला था, तब वो जो बच्ची वहाँ पे बन रही थी उसके अंदर में एक भी सोल नहीं था। जिस वजह से जोरू जो है वो एक्चुअली में लीमुवान है और लीमुवान जो है वही जोरू है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जोरू खुद को यानी कि लीमुवान को रिजेक्ट कर रही है? कहीं मुझसे बड़ी गलती तो नहीं हो गई? उसी दौरान उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं मैंने जब उसकी सोल को उसके अंदर ट्रांसफर किया तब तक ऑलरेडी उस बेबी ने खुद का एक सोल को क्रिएट कर लिया हो। क्योंकि उस दौरान मैं उस फाइट में इतना ज़्यादा इवॉल्व था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उसे अच्छी तरीके से चेक कर सकूं।
और अगर ये सच हुआ तो यहाँ पर ली मुआन की जो सोल है वो धीरे-धीरे करके ज़ोरू के सोल को डिवोर कर देगी और वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर में कंट्रोल पा लेगी। इस दौरान तक ज़ोरू जो थी वहाँ पर धीरे-धीरे करके रोना स्टार्ट कर देती है और उसका जो रोना था वो धीरे-धीरे करके तेज़ भी हो गया। इस दौरान उसने वांगलिन को काफ़ी तेज़ी से पकड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वांगलिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। इसी दौरान वहाँ पे ज़ोरू काफ़ी तेज़ी से रोते हुए उसे कहती है कि अंकल प्लीज़ उसे मेरे बॉडी से निकाल दीजिए, और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इन बातों को सुनकर वांगलिन का जो दिल था वो वहाँ पे धड़कना काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे वांगलिन ज़ोरू को कंफर्ट करते हुए वो कहता है कि उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे तुम अपनी बड़ी दीदी की तरह समझो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे ज़ोरू कहती है, क्या अंकल आप बिल्कुल सच कह रहे हो? आप कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे कि मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है? इससे सुनने के बाद वांगलिन का जो दिल था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा और वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ नज़र आता कि जितना अब तक मैंने उसे नहीं देखा होगा। और जब वांगलिन के चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा चेंज हो रहे थे तो वहाँ पर ज़ोरू अच्छी तरीके से समझ रही थी कि वांगलिन को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जिस वजह से वहाँ पे ज़ोरू कहती है कि उस दीदी के बारे में कुछ भी बात करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपका उसके साथ में कुछ रिलेशन होगा। तो मैं अब से कभी भी इस दीदी के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो। और बस इतना सुन के अगर तुम लोग घबरा रहे हो और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रही है ना, तो इससे भी बुरे-बुरे लाइन्स आने वाले हैं। इन एक्सप्रेशंस को देखने के बाद वहाँ पे ज़ोरू ने खुद को भी शांत किया और वांगलिन को भी। इसके बाद वांगलिन उसे पकड़ कर लेके जाता है जंगल के अंदर में। जंगल में जाने के बाद उन लोगों ने एक दूसरे बीस्ट को पकड़ा जो कि पर्पल कलर का एक टाइगर था और वो लिटिल व्हाइट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पावरफुल था। उसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट शायद से लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में थी और उसकी जो हाइट थी वो ऑलमोस्ट 30 फीट के आसपास में देखने को मिलती है। ज़ोरू जब इसके साथ में मिलती है तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उसे एक और नया पेट मिल चुका था। इस दौरान यहाँ पे ज़ोरू ने ऐसा नहीं किया कि लिटिल व्हाइट को बिल्कुल धिक्कार दिया। इस दौरान वो दोनों मिलकर लिटिल व्हाइट को उल्टा और परेशान करने लगे, जिससे वहाँ पे लिटिल व्हाइट को ऐसा लग रहा था कि इससे पहले मैं तो अकेला ही ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ज़ोरू वहाँ पे उससे नफरत करने लगी है, बस वो तीनों मिलके वहाँ पर खेलते थे। लेकिन इस टाइगर के रिगार्डिंग एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी कि इसके पास में किसी भी तरीके का इंटेलिजेंस नहीं था। जैसा हम लोगों ने देखा होगा कि लिटिल व्हाइट इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोच ले रहा था, जो कि टाइगर्स वगैरह उसके पहाड़ों वैली में पाए जाते थे। लेकिन इसके पास में वो इंटेलिजेंस थी ही नहीं, ये एक नॉर्मल टाइगर की तरह था। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे ज़ोरू काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसी दौरान वांगली वहाँ पे खुद के बारे में सोच रहा था कि उसने अब तक ज़ोरू के साथ किया क्या? बस एक पेरेंटिंग का काम। और पेरेंटिंग क्यों? क्योंकि वो ज़ोरू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे चिंता थी तो ली मुआन की नेशन सोल के रिगार्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे वांगलिन सेल्फिश था। उसने अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों लोगों को मारा होगा लेकिन कभी भी वो ह्यूमैनिटी को नहीं मारा। क्योंकि जितने भी लोगों को उसने मारा वो सभी के सभी एनिमीज थे या फिर गिल्टी थे। लेकिन आखिर ज़ोरू की गलती क्या है यहाँ पर? इस बारे में वांगलिन को यहाँ पे फील हो रहा था कि मैंने एक ऐसा किया क्यों? वो बच्ची जस्ट पैदा हुई थी और मैंने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए? क्योंकि मैं अपनी लवर को बचाना चाहता हूँ। और ये सभी बातें लिटरली वांगलिन को वहाँ पे तलवार के वार की तरह लग रही थी, जहाँ पर वांगलिन समझ नहीं पा रहा कि करे क्या, वो तड़प रहा है अंदर ही अंदर। इसी दौरान 2 साल और बीत चुके थे और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ज़ोरू काफ़ी ज़्यादा चुलबुली लड़की है, वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी। इस दौरान तक ज़ोरू की जो उम्र थी वो 15 साल पहुँच चुकी है। और जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा चुलबुली है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। क्योंकि उसके सपने में वो जो बिग सिस्टर्स आती थी वो अब और भी डे बाय डे ज़्यादा आने लगी थी। और यहाँ पे ज़ोरू जो कि बचपन से काफ़ी ज़्यादा चुलबुली लड़की थी, वो धीरे-धीरे करके शांत होती गई, बिल्कुल एक शांत बच्ची। इसी दौरान यहाँ पे ज़ोरू ने कुछ ऐसे लाइन्स बोले जिससे मैं अभी रिकॉर्ड करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वहाँ पे ज़ोरू उस पर्पल टाइगर के ऊपर में बैठी हुई थी, तभी वो नीचे आती है लिटिल व्हाइट के पास में और उसे कहती है कि मेरे शरीर में वो जो बिग सिस्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धीरे-धीरे जाग रही है। धीरे-धीरे उनका शरीर भी बड़ा होते जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद मैं शायद से पूरी तरीके से चली जाऊँगी। इसके बाद वो वहाँ पे लिटिल व्हाइट से कहती है कि प्लीज़ तुम अच्छे बनकर रहना। मैं अंकल से कह दूँगी कि तुम्हें वापस वहीं छोड़ दे जहाँ से तुम्हें लाया गया था। और ऐसा सेम बात वो पर्पल से भी कहती है। लेकिन वहाँ पे पर्पल इन सभी बातों को नहीं समझ पाता, बल्कि व्हाइट सिर्फ समझ पाता क्योंकि व्हाइट के पास में वो इंटेलिजेंस है और उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो खुद उसका एक पेट है। उसने बचपन से देखा है ज़ोरू को बड़ा होते हुए। बीच में कई बार उसके ऊपर उसे गुस्सा आता था, भले ही ज़ोरू उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन स्टिल इन दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्डिंग बन चुका है कि वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता और उसे बुरा लग रहा था कि ज़ोरू के साथ में ऐसा हो रहा है।
इसी दौरान वहाँ पे ज़ोरू अंकल की तरफ में देखती है, यानी कि वांगलिन की तरफ, जो कि ऊपर की तरफ में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। और वहाँ पर लिटिल वाइट से कहती है, क्या अंकल कभी भी मेरे बारे में सोचेंगे? इसके बाद वो वांगलिन की तरफ फिर से देखते हुए कहती है कि अंकल, मैं समझ गई कि जब जब आप मेरी तरफ देखते थे तब आप मुझे नहीं बल्कि मेरे अंदर की उस बिग सिस्टर को देखते थे। इसके बाद ही वहाँ पे वांगलिन का सीन दिखाया जाता है, जब वहाँ पे वांगलिन खुद के बारे में सोच रहा था कि उसने उस हेवेंस को वहाँ पर मात दे दी। जब उसने अपनी पूरी कड़ी मशक्कत के साथ में उस हेवेंस के साथ में लड़ाई किया, तो वो वहाँ पर लगभग जीत भी जाता है। लेकिन जब किस्मत अपना वार किया, तब वहाँ पे वांगलिन उस वार से नहीं बच पाया और अब वांगलिन ऐसी दुविधा में फंस चुका है जिससे उसे शायद से कोई भी नहीं निकाल सकता। और वायलिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी नज़र आ रहा था। और इसके बाद एक ऐसा मोमेंट होने वाला है जब यहाँ पर तुम्हें लगे कि लिटरली इस लड़की ने रुला दिया। इसके बाद ही वो वहाँ पे वायलिन को नीचे बुलाती है, तो वायलिन उसके एक ही बुलावे पर नीचे आ भी जाता है। इसके बाद वो कहती है कि आप नीचे बैठिए ताकि मैं आपके बालों में कंघी कर दूँ। और ऐसा कहकर उसने एक वुडन कोम्ब को वहाँ पर निकाला, जो कि उसी तीयान ने दिया था। उसकी मदद से वो उसके बालों में कंघी कर रही थी और उसी दौरान वो वहाँ पर कहती है, अगर मैं जल्दी मर गई तो क्या बिग सिस्टर कभी जाग नहीं पाएगी? ऐसा सुनकर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चौंक गया और वो सिर्फ ज़ोरू की तरफ देखता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद ही वहाँ पे ज़ोरू फिर से कहती है कि आपकी नज़रों में मैं सिर्फ और सिर्फ एक शरीर हूँ उस बड़ी दीदी के लिए। मैं आपको अपनी फैमिली की तरह देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक बार मुझे देखें, ना कि उस बड़ी दीदी को जो कि मेरे शरीर के अंदर है। कभी भी, लेकिन सिर्फ एक बार। और इन बातों को सुनकर वांगलिन वहाँ पे खुद को रोक नहीं पाता और उसने कह दिया कि तुम अंदर जाओ और जाके आराम करो। और ऐसा कहते ही वो वहाँ पे एक ही झटके में गायब हो जाता है। इस मोमेंट को देखकर वहाँ पे ज़ोरू बिल्कुल भी रुक नहीं पाती और वो इतनी तेज़ी से वहाँ पर रोने लगती है और रोते हुए वो वहाँ पे कई बार कह रही थी, मैं डरी हुई हूँ, मुझे डर लग रहा है। और ऐसा कहते कहते वो वहीं पे सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद ही इसी दौरान हम लोग को वांगलिन को दिखाया जाता है एक दूसरे जगह के ऊपर, जहाँ पे वो अपीयर हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस वहाँ पे बना रहा था। वो काफ़ी टेंशन में लग रहा था और वो इसी दौरान सोचता है कि वानर, अगर तुम यहाँ पर होती तो किसे चुनती? इसी दौरान हम लोग को बाद में पता चलता है कि कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे वो जो लिटिल वाइट टाइगर है, वो वहाँ पर गायब हो चुका है। उसके साथ में ज़ोरू की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पर पता चलता है कि ज़ोरू की तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि लिटरली उससे 1 महीने लग गए रिकवर होने में। 1 महीने बाद वो जब थोड़ा-सा रिकवर हो जाती है और उसकी हालत जो थी पहले के मुकाबले बेटर हो गई, तभी अचानक से वहाँ पर लिटिल वाइट वापस आ जाता है। और इस दौरान वो खाली हाथ वापस नहीं आया था, बल्कि उसके मुँह के अंदर में एक टहनी थी, उस टहनी के ऊपर में एक फल लगा हुआ था। और वहाँ पर लिटिल वाइट बोल तो नहीं पाता, लेकिन बार-बार ज़ोरू के कपड़े को पकड़ के खींच रहा था और उस ब्रांच के पास में लाकर कुछ ऐसा इशारा कर रहा था, मानो जैसे वो उस ब्रांच की तरफ में कुछ दिखाना चाहता है। और जब ज़ोरू उस तरफ में गौर करती है, तब वो समझ जाती है कि वहाँ पे लिटिल वाइट कह रहा है कि वो जो फल है उसे खा लो। इसके बाद ही वहाँ पे ज़ोरू पूछती है कि आखिर ये किस तरीके का फल है? इसी दौरान वहाँ पे लिटिल वाइट कुछ कह तो नहीं पाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे वांगलिन अपीयर रहता है और वांगलिन को देखकर वहाँ पे लिटिल वाइट थोड़ा-सा डर गया। तभी वहाँ पे वांगलिन बताता है कि ये नैसेंट सोल शैटरिंग फ्रूट है। जिसके बाद वांगलिन उसे बताता है कि अगर इस फ्रूट को तुम खा लेती हो, तो वहाँ पर ली मुवान की नैसेंट सोल पूरी तरीके से तबाह तो नहीं हो जाएगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसके बाद ही लिटिल वाइट जैसे ही वहाँ पे वांगलिन को अपीयर होता हुआ देखता है, तो वो एक ही झटके में वहाँ पे ज़ोरू और वांगलिन के बीच में आके खड़ा हो जाता है और वो वहाँ पे गुर्राना स्टार्ट कर देता है। अब इस मोमेंट को देखकर तुम लोग अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर वांगलिन कहता है कि तुम काफ़ी बहादुर हो, क्योंकि तुम उसको बचाने के लिए बीच में आ रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। इसी दौरान वहाँ पे ज़ोरू समझ जाती है कि एक्चुअली में इस फ्रूट से क्या हो सकता है, तो वहाँ पर ज़ोरू कहती है कि अंकल वांगलिन, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हुए आपको और बिग सिस्टर को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इस फल को कभी नहीं खाऊंगी। इसे सुनने के बाद वांगलिन का वो जो दिल था वो इतनी तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वहाँ पे लिटरली वो शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है, वांगलिन्स हार्ट ट्रेम्बल्ड। और ये जब जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इनफैक्ट मैं जब इसे रिपीट कर रहा हूँ, तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अगर तुम लोग नहीं फील कर पा रहे हो तो मैं क्या करूँ अब? क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉवल के स्पॉयलर्स चाहिए, उन लोगों को उन इमोशंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको स्टोरी जाननी है बस, क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो फ़ील नहीं कर पाते ना उस चीज़ को। अब मैंने नॉवल पढ़ा है, फिर भी मुझे पता है कि मैं इस सीन को देख के वहाँ पे फिर से घबराने वाला हूँ, जैसा मैंने नॉवल पढ़ते समय वहाँ पे फ़ील किया था।
सो प्लीज़ अगर तुम लोग इस मोमेंट को फ़ील कर रहे हो, तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पर वो लिटिल व्हाइट जो टाइगर है, वो वांगलिन से ज़्यादा बेटर हो गया। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो ज़ोरू के साथ में हमेशा रहा था, बल्कि उसे पता है कि ये बच्ची की कोई गलती नहीं है, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है उसकी ज़िंदगी में। और वांगलिन जो कि एक सेल्फिश की तरह खुद के काम को बस निकालना चाहता था, उसे अब यहाँ पे गिल्टी फ़ील हो रहा है। उससे लिटरली खुद के ऊपर में शर्म आ रही थी। और ये शर्म और गिल्टी होने वाली फीलिंग हम लोगों को कभी भी वहाँ पर उस चीज़ में मेंशन्ड नहीं मिलता डायरेक्टली। लेकिन ये सीन जितनी बार भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वांगलिन्स हार्ट ट्रेम्बल्ड, हिज एक्सप्रेशंस चेंज्ड, इन सभी पार्ट से हमें पता चलता है कि वांगलिन लिटरली खुद के ऊपर में वहाँ पे गिल्टी फील कर रहा है, उससे शर्म आ रही है। और ये चीज़ें सिर्फ पढ़ने या सुनने से तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें उस मोमेंट में झांकना पड़ेगा, तुम्हें वो फील करना होगा कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है। इसके बाद ही वांगलिन को यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे इतना भरोसा था कि ज़ोरू कभी ऐसा नहीं करेगी, जिस वजह से उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बल्कि सभी चीज़ों को ऐसा ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही 2 साल और ज़्यादा बीत जाते हैं और यहाँ पर ज़ोरू अब पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। वो खेलना छोड़ चुकी थी, खाना-पीना कम कर दी और इतना ज़्यादा शांत हो गई, वो बच्ची जो बचपन में लिटरली वांगली से नहीं डर के वहाँ पे सबको परेशान कर दे, अब वो इतना शांत हो गई ना कि मैं उस चीज़ को अब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब हेवनली दाव अपीयर होने वाला है। इन 2 सालों के बीच में काफ़ी लंबा-चौड़ा हम लोग को डिस्क्रिप्शन देखने को मिला। जैसे सुजाकू के ऊपर में काफ़ी बड़े-बड़े लफड़े हुए, कई सारे लोचे लफड़े हो रहे हैं सुजाकू के ऊपर में, लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा जिससे वांगली नहीं लड़ सकता, अभी वो वांगली के सामने है।